गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट थर्ड स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के लिए ये क्लास मैंने शुरू किया है और यहाँ पे हम लोग गॉल्टन पे डिस्कस करेंगे। गॉल्टन, फ्रांसिस गॉल्टन 1822 से लेके 1911 तक इनका समय रहा है। जीवन लाइफ स्पैन इनका यही था। तो फ्रांसिस गॉल्टन एरस्मस डार्विन के पोते हुए, एरस्मस डार्विन के पोता और चार्ल्स डार्विन के बेटा हुए। चार्ल्स डार्विन एवरीवन नोज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन हु इज़ चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन बहुत ही मशहूर और ये इंग्लैंड का बहुत ही संभ्रांत परिवार था और इनकी जो उपलब्धियां थी, इनके घर में ज़्यादातर लोग बहुत ही बड़े बड़े पदों पे रहते थे और काफ़ी जीनियस माने जाते थे। फ्रांसिस गॉल्टन भी बहुत ज़्यादा, मैं सिर्फ कहानी की तरह आपको आज इसकी बात सुनाऊंगी। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, हिस्ट्री कभी भी बहुत स्टोरी के ढंग से, लेकिन साइंटिफिक हिस्ट्री जो होती है उसमें हम स्टेप वाइज चलते हैं कि किस घटना के बाद कौन सी घटना हुई और किस घटना का कारण कौन सी घटना बनी। ये साइंस में साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग इसी तरह से सिर्फ गॉल्टन की थोड़ी सी कहानी हम लोग सुनेंगे, हम आपको सुनाएंगे और आप सुनेंगे। बैठे बैठे हो जाता है ये सारा कुछ बहुत आप लोग ध्यान दीजिए पढ़ने में। उनका जन्म जो है वो 18 जनवरी को हुआ था। कब? 1822 ईस्वी में। और उनको इंग्लैंड के बर्मिंघम नगर के निकट हुआ था। बर्मिंघम पैलेस भी है, बर्मिंघम के निकट। और उनके पिता जो थे वो एक बैंकर थे और उनके 9 बच्चे थे और फ्रांसिस गॉल्टन जो है उन 9 बच्चों में सबसे छोटे थे। ये बात बिल्कुल उनका, और उस समय इंग्लैंड में लगभग सबसे छोटे थे। अचीवमेंट्स के आधार पर उनका जितने भी इंग्लैंड की बड़ी फैमिलीज थी, यानी जो सम्भ्रांत परिवार कहलाते थे या जो मतलब रॉयल फैमिली कहलाती थी, उनसे उनका ताल्लुक बहुत ज़्यादा था। उनके बारे में लोगों का कहना है कि अचीवमेंट्स के आधार पर अप्रत्यक्ष विधि आजकल प्रचलित है, उस वक्त जो उसके हिसाब से लोगों का मानना था कि गॉल्टन का IQ 200 से भी ज़्यादा था। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि वो साहित्य में बहुत कमज़ोर थे, बहुत लिटरली उनको बहुत वीक माना गया था। लेकिन एक चीज़, 1 पॉइंट आप बिल्कुल नोट कर लीजिए कि उनके बारे में ऐसा माना जाता था कि उनका IQ 200 से अबव है, 200 से अबव। जनरली लोग 140 वगैरह तक पहुँचते जीनियस की कैटेगरी में आ जाते हैं। और आप जो सोचिए कि तो उनकी जो गिनती होती है गॉल्टन की, वो लाइबनीज हैं, गोइटे, जेसमिल जैसे जीनियस लोगों की श्रेणी में फ्रांसिस गॉल्टन को भी रखा जाता है। तो पिता के दबाव में आके उन्होंने 16 साल की आयु में ही मेडिकल जॉइंट आयु में यानी बर्मिंघम अस्पताल में चिकित्सा के विद्यार्थी के रूप में एडमिशन लिया। पहली घटना उनके जीवन में यही घटी कि ओनली 16 ईयर्स ओल्ड जब थे वो, तो 1838 में उन्होंने एडमिशन लिया अपने फादर के दबाव से। मेडिकल कॉलेज में एक स्टूडेंट की तरह से लिया उन्होंने और ये दबाव में लिया बर्मिंघम हॉस्पिटल में और विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया। डॉक्टरों के सहायक के रूप में काम किया और रोगियों की हड्डी जोड़ने, तोड़ने, दांत उखाड़ने, घाव में मरहम पट्टी करने, यानी जितने भी मेडिकल वर्क्स होते हैं इन सबों को दवा बांटने जैसे कार्य करते रहे। इन धंधों के साथ साथ वो मेडिसिन की पुस्तकें भी पढ़ते रहे। ये सिर्फ जो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन जो उनका था, उसके साथ साथ वो जो बुक्स थी उसको भी पढ़ते थे, मेडिसिन की बुक पढ़ते थे। ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी को इन साधारण धंधों में बांध कर के रखना कठिन था।
ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि आपको मैंने पहले ही कहा कि फ्रांसिस गाल्टन जो उस वक्त के पहले के जितने भी ये थे बहुत बुद्धिजीवी माने जाते थे, लाइबनीज थे, स्टुअर्ट मिल थे और वोल्टे थे, इन सबों के श्रेणी में उनको रखा जाता था और उसके बावजूद उनको रख दिया गया था बिल्कुल कॉलेज के एक मेडिकल कॉलेज गोएटे। और ये सारी बातें किसने कही थी कि वो उस लेवल का आदमी था, 200 जीनियर IQ वाला आदमी। कॉक्स ने 1926 में ये बात कही थी, 1926 में गाल्टन के डेथ के बाद कहा था, लेकिन ये उस तरह के प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। जॉन स्टुअर्ट मिल, लाइबनीज, ये सारी बार रिपीट कर रहे हैं हम इस चीज़ को ताकि आप लोगों को याद हो जाए। कोई भी क्लास अगर आप सुनते सुनते ही पढ़ लेते हैं, बच्चे बहुत ध्यान से, अगर देखिए आजकल कंसंट्रेशन का बहुत प्रॉब्लम हो गया है, बच्चे ध्यान देना, अपनी मर्ज़ी की चीज़ों पर ध्यान देते हैं, उनको वीडियो अच्छा लगता है, उनको बहुत तरह की चीज़ें हैं जो डाइवर्शन के लिए हैं, डाइवर्ट कर देती हैं, तो उसमें आपको नहीं जाने की ज़रूरत है। आप इसको ध्यान से सुने तो हमको लगता है कि आपको पसंद आएगा। तो ये बिल्कुल कहानी जैसा है और चिकित्सा का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन वो मेडिसिन की बुक्स भी पढ़ते थे। लेकिन इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट को कहीं एक जगह बांध के रखना बहुत मुश्किल था, ये तो बात है। साधारण धंधों में बांध के रखना कठिन था। एक बार उन्होंने सभी उनकी क्यूरियोसिटी को देखने के लिए, मैं आपको बताऊं कि वो मेडिसिन के साथ रहते थे, मेडिकल स्टोर में थे और वहाँ काम करते करते उन्होंने क्या किया कि अल्फ़ाबेटिकली दवाओं का इस्तेमाल अपने शरीर पे कहना। तो ए से जितनी भी मेडिसिन थी वो खा गए और उसका जो प्रभाव पड़ता था, उसके बाद जो फीलिंग्स आती थी, तब तक तो वो लिख लिया उन्होंने। बी के बाद भी उन्होंने बी भी पूरा कंप्लीट कर लिया और बी से भी अल्फ़ाबेटिकली वहाँ पे दवाओं को सेट करके रखा जाता था मेडिकल कॉलेज स्टोर में, तो बर्मिंघम मेडिकल कॉलेज स्टोर में। तो उसकी बी कैटेगरी से, बी से इनिशिएट होने वाली दवा भी सब उन्होंने खा ली। उसके बाद जब सी पे आए तब जनाब की हालत ख़राब हुई क्यूरियोसिटी का, और उन्होंने उसमें जुलाब खा लिया। तो उससे क्या हुआ कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और तब उन्होंने अपना ये टेस्ट बंद कर दिया। तो हाउ क्यूरियोसिटी कितनी थी, किस केमिकल का असर बॉडी पे किस तरह पड़ता है। आप जस्ट सोचिए कि वो आदमी को क्यूरियोसिटी, वो कितना जीनियस था कि ख़ुद को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बना करके एक्सपेरिमेंट करने लगा और एक्सपेरिमेंट करने में उनको इस तरह की परेशानियों का और इस तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ा। और ये बहुत परेशानी वाली बात हो गई जब सी ग्रुप की उन्होंने दवा खाई, क्रॉटन ऑयल। क्रॉटन ऑयल क्या होता है, जुलाब होता है, हमारे यहाँ उसको जमाल घोटा कहते हैं, और जमाल घोटा उन्होंने खा लिया, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ पर काफ़ी असर पड़ा और उसके बाद उन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया। चलिए, उनकी क्यूरियोसिटी भी आपको पता चली, उनका IQ आपको पता चला, 200। कॉक्स ने अपनी बुक में लिखा है, कॉक्स ने आकलन टर्मन 1917 और कॉक्स 1926 के अनुसार ये इतना जीनियस आदमी था। कौन? फ्रांसिस गाल्टन। अब आइए यहाँ पे आगे उन्होंने इस चीज़ को तो बंद कर दिया। अब बर्मिंघम के सामान्य अस्पताल में 1 वर्ष तक चिकित्सा की पढ़ाई करने के बाद गाल्टन लंदन के किंग्स कॉलेज चले गए। किंग्स कॉलेज बहुत मशहूर कॉलेज था उस वक्त का, और वहाँ चले गए और लंदन किंग्स कॉलेज में यहाँ भी 1 वर्ष तक चिकित्सा की शिक्षा ली। मेडिसिन की ही वहाँ पर भी, मतलब मेडिकल की ही पढ़ाई वहाँ पर भी की। और 1840 ईस्वी में उन्होंने अपना विचार बदल दिया और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, यहाँ ध्यान रखिएगा कि पहले बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में थे, फिर उसके बाद वो किंग्स कॉलेज आए
बिल्कुल सिस्टमेटिक होना चाहिए। किंग्स कॉलेज आए, 1 साल वहाँ भी मेडिसिन का स्टडी किया और फिर उसके बाद उन्होंने अपने विचारों को बदल दिया 1840 में। 1840 में उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में एडमिशन लिया। देखिए, साइंटिफिक हिस्ट्री में हमेशा किसी भी चीज़ को, घटनाओं को ऊपर नीचे करने की इजाज़त नहीं मिलती है। आप जब भी बात करेंगे तो आपको घटनाओं को उनके घटित होने के साल के हिसाब से ही अपना जोड़ना पड़ेगा, उनको सिस्टमेटिक ऑर्डर में ही डालना पड़ेगा, स्टेप वाइज स्टडी करनी होगी। तो यहाँ पे उन्होंने 1840 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कौन सा कॉलेज था, ट्रिनिटी कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज में सामान्य शिक्षा के लिए, जनरल एजुकेशन, नॉट द मेडिकल, प्रोफेशनल एजुकेशन उन्होंने नहीं लिया। मेडिकल स्टडी 2 साल, 1 साल बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में, दूसरे साल फिर वहाँ पर से आकर के किंग्स कॉलेज में, किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन, उसमें किया। और उसके बाद उन्होंने जनरल कॉलेज, वो मैंने आपको पहले भी कहा कि वो आदमी बड़ा जीनियस था, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा था, मैथमेटिक्स बहुत मजबूत था उनका, लेकिन साहित्य में वो कमज़ोर थे। ये बात उनके टीचर्स भी इस बात को रिपोर्ट करते हैं कि साइंटिफिक स्टडीज़ यानी मैथमेटिक्स में गॉल्टन की बहुत पकड़ थी, लेकिन जो लैंग्वेज था या जो लिटरेचर की पढ़ाई थी वो उसमें थोड़ा सा कमज़ोर माने जाते थे, अच्छा खासा उनको कमी उसमें थी। यहाँ उन्हें महसूस हुआ कि पाठ्यक्रम में व्यक्ति की अपनी फैली हुई प्रतिभा दर्शाने के लिए, उन्होंने एक चीज़ गॉल्टन अपने इसमें लिखते हैं और बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी उन्होंने कहा कि जो जनरल कोर्स है उसमें अगर आप उलझे रहेंगे तो आपको अपनी जो आपकी सलाहियत है उसको पूरी तरह से दिखाने का मौका आपको नहीं मिलता है। तो इसके लिए उन्होंने गुंजाइश नहीं है। इसी बीच एक बार मानसिक रोग से, मानसिक व्याधि, जो मेंटल डिजीज़ भी उनको डिजीज़ हुआ और किसी प्रकार बीए पास कर लिया। पिता के दबाव में गॉल्टन एक बार फिर चिकित्सा अध्ययन में जुटे। फादर ने कहा, फ्रांसिस एरास्मस डार्विन के पोता चार्ल्स डार्विन ने उनसे कहा कि प्लीज़ फिर से मेडिकल की पढ़ाई करो। जब जहनी तौर पर फिर एक बार मनोरोग से जब वो निकले, मनोरोग भी उनको हुआ। यानी अभी तक आपको हम लास्ट में समराइज़ करके बताएंगे कि क्या क्या मैंने बताया इस क्लास में। तो एक बार मानसिक रोग से पीड़ित और किसी प्रकार से बीए पास कर लिया और उसके बाद से फिर वो आए और उसके बाद से ही फ्रांसिस गॉल्टन जो ये के पिता चार्ल्स डार्विन एक्सपायर कर गए और उसके बाद उनको अध्ययन के लिए किसी ने प्रेशराइज नहीं किया गॉल्टन को। फादर ही प्रेशर करते थे कि ये पढ़ो। बार उनको मेडिकल साइंस की बात होती थी क्योंकि उनको लगता था कि उनके फादर को लगता था कि इतना जीनियस स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो ही विल डू समथिंग बेटर दैन अदर फील्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिकल। तो इसलिए बार अब वो एकदम मुक्त हो गए और अपनी मर्जी से पढ़ने का उन्होंने प्लान किया और पारंपरिक शिक्षा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन था उसको उन्होंने त्यागने के बाद गॉल्टन की रुचि अन्वेषणात्मक यात्राओं में जगी कि एनालिटिकल कोई भी चीज़ अन्वेषण, वो बहुत लंबी जर्नीज़ किया करते थे। आपको बताऊं, मैं आगे मैं जब बात करूंगी तो आपको बताऊंगी कि 6 साल तक लगातार समुद्री यात्रा भी गॉल्टन ने अपने लाइफ में किया। जेनेटिक स्टडीज़ के लिए किया उन्होंने, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को जमा किया, डिफरेंट टाइप के समुद्री यात्रा, जिसका लास्ट में जब उनके सेहत पे बहुत ख़राब असर पड़ने लगा तब वो वापस आए। तो उन्होंने यात्राओं में जगी और 1845 ईस्वी में उन्होंने सूडान की यात्रा की, सूडान गए। फिर 1850 ईस्वी में वहाँ, इसमें 5 साल उस वक्त जहाज़ से जाया करते थे, पानी के जहाज़ से समुद्री यात्रा। तो 1850 ईस्वी में उन्होंने टेली प्रिंटर जैसी एक मशीन का आविष्कार किया, टेली प्रिंटर जैसी एक मशीन का आविष्कार किया और ये एक बहुत बड़ी चीज़ मानी गई जिससे कि उनको बहुत आसान, उसी वर्ष दक्षिण पश्चिमी
या अफ्रीका की यात्रा के लिए निकल पड़े। एक टेलीप्रिंटर उन्होंने बनाया और उसके बाद ये भी एक उनका आविष्कार माना जाता है, साइकोलॉजी के फील्ड में नहीं, लेकिन उन्होंने ये आविष्कार किया। अभी हम लोग सिर्फ गॉल्टन की जो बात है, जो उनका व्यक्तित्व था, जो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, वो इन ओवरऑल जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, कैसे उन्होंने पढ़ाई करी, कैसे उन्होंने फिर एक यात्राएं की, इस पर सूडान गए, उसके बाद से दक्षिण अफ्रीका की तरफ वो चले गए, मशीन का आविष्कार किया और उसी वक्त दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका चले गए। ये यात्रा के लिए निकल पड़े और संभवतः गॉल्टन पहले ब्रिटिशर्स में पहले थे जिसने अफ्रीका की यात्रा, इन देशों का पता लगाया। इससे पहले सूडान या अफ्रीका ये सब जगह पर जाने का उतना चलन नहीं था, या हम एक लमसम बात हिस्टोरियंस कहते हैं कि अब गॉल्टन ही पहले व्यक्ति थे जो पहले सूडान गए या साउथ वेस्ट अफ्रीका गए। ये सारी चीज़ें 1850 तक उन्होंने यहाँ तक कर दिया और पता लगाया, और उनकी यात्रा 20 से अधिक वर्षों के बाद लिविंगस्टोन का पता लगाया, लिविंगस्टोन का। तो उनको एक तरह से जर्नी करने का बहुत शौक गॉल्टन को उत्पन्न हो गया। अब देखिए, ये इस वीडियो में हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे आपको। गॉल्टन का ये पहला वीडियो है और इसमें मैंने क्या क्या बातें बताई। गॉल्टन एरेस्मस डार्विन के पोता, चार्ल्स डार्विन के बेटा थे। इंग्लैंड का बहुत संभ्रांत परिवार था। वो 9 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और टर्बन ने और क्रॉक्स ने उनके बारे में कहा कि ये व्यक्ति 200 से अधिक IQ वाला व्यक्ति था, यानी बहुत ही जीनियस थे। उनकी क्यूरियोसिटी का हाल ये था कि वो फादर के दबाव में 16 साल की उम्र में ही बर्मिंघम मेडिकल कॉलेज में चले गए थे। उस मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद उन्होंने वहाँ पे मेडिसिन जो स्टोर था उससे सारी दवाओं को अपने ऊपर इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके बाद A B तो गुजर गया, लेकिन C में फंस गए और उसके बाद उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट अपना छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने जमाल घोटा खा लिया था, क्रॉटन ऑयल जिसको कहते हैं। तो उसके बाद उसको बंद करना पड़ा। फिर उसके बाद वो जनरल एजुकेशन की तरह फिर 1 साल उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की, लेकिन वो कहाँ किया? किंग्स कॉलेज लंदन में किया। तो 16 साल की उम्र में, यानी 1838 में उन्होंने मेडिकल ज्वाइन किया। 1839 में बर्मिंघम ये लंदन के किंग्स कॉलेज में आ गए, वहाँ भी उन्होंने चिकित्सा की ही पढ़ाई की। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब जनरल एजुकेशन हमको लेना है। तो उसके बाद उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी भी बदल दी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आ गया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में उन्होंने अपना एजुकेशन, जनरल एजुकेशन शुरू किया। बीच में उनको एक बार मनोरोग भी हुआ, उनको एक मेंटल प्रॉब्लम भी हुआ। उसके बाद उससे बाहर निकले तो किसी तरह से ऑनर्स कर लिया, लेकिन 1940 में उनके फादर का डेथ हो गया। 1845 में, सॉरी 1900 नहीं, 1845 में उनके फादर का डेथ हो गया। उसके बाद उनको फादर का प्रेशर जो था कि ये पढ़ो, वो पढ़ो, मेडिकल साइंस में आओ, ये सब ख़त्म हो गया। अब वो बिल्कुल स्वच्छंद रूप से अपना निर्णय खुद लेने के लिए सक्षम थे। तो उन्होंने घूमना शुरू किया, विश्व भ्रमण जिसको कहते हैं, वो करना शुरू किया। और शायद पहले ब्रिटिशर्स थे, ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है, जिन्होंने सूडान, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और इन सब देशों का पता लगाया। और लगभग ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 सालों से भी अधिक वर्षों के बाद लिविंगस्टन और स्टैनली इन देशों का पता लगाया, क्योंकि उनकी यात्रा के 20 से अधिक वर्षों के बाद लिविंगस्टन और स्टैनली ने इन देशों का बाज़ाब्ता पता लगाया। बाज़ाब्ता, बहुत 20 साल के बाद। उनके जर्नी बहुत ही लंबी मानी जाती है और बहुत सारे उन्होंने जर्नी की गॉल्टन के बारे में। आज हम इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये 20 मिनट का होने जा रहा है।
सो बाय स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे रुकेंगे।